आए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका फिर से मैं धन्यवाद करता हूं, जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं, और जो यहाँ भी आई है आपका फिर से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ दिल्ली में और उधर पटना में जो कुछ हलचल चल रही है वो आप तक हम लगातार पहुँचा रहे हैं पिछले 2 घंटे से। और हमारे साथी समीरात्मज मिश्र सीधे पटना में हैं और उधर यहाँ न्यूज़ रूम में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और सीधे पटना भी चलेंगे। अभी से थोड़ी देर पहले आपने राहुल गांधी का भाषण सुना, उनसे पहले आपने तेजस्वी यादव का भाषण सुना, और आज पटना में पूरा का पूरा विपक्ष जो है, विपक्षी गठबंधन, वो चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए पहुंचा
पहुंचा था। चुनाव आयोग के दफ्तर तक तो ये पहुंच नहीं पाए, लेकिन क्योंकि आप देख लीजिए फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं और इनको रोकने की पूरी कोशिश हुई, मगर जो संदेश, जो पैगाम देना चाहते थे विपक्षी गठबंधन के नेता, वो दे चुके हैं। और राहुल गांधी को भी आप सुन रहे थे। थोड़ी देर में हम सीधे ले चलेंगे आपको पटना दोबारा और वहां से सीधे जुड़ेंगे हमारे साथी समीरात्मज मिश्र। लेकिन आप ये भी जानिए कि ये आखिर हो क्यों रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्टोरल रोल के लिए किया जा रहा है वहां पटना में, पटना नहीं बल्कि बिहार में, और उसको लेकर उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश है ये। और इसमें जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, 11 में से कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो लोगों के पास नहीं है, या 11 में से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, इसीलिए ये एक परेशानी का सबब है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहां पर सीधे सीधे वोटर आइडेंटिटी के लिए बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है आपकी आइडेंटिटी यानी आपकी नागरिकता के ऊपर सवाल उठ रहा है कि कल को आप वहां के नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिक रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर बिहार में नहीं है तो कहीं के नागरिक नहीं कहलाएंगे। जो लोग बिहार से बाहर हैं वो भी क्या मताधिकार अपना खो देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस पर सुनवाई होनी है। एक साथ 8 दलों के जो अलग अलग नेता हैं, या कहें तो 8 दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उसके अलावा कई सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन पहुंचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर सुनवाई कल होनी है। और ये सारे मामले जो हैं वो चुनाव आयोग के ऊपर सीधे तलवार लटकाते हुए दिखाई देते हैं। चुनाव आयोग के ऊपर दूसरी तरफ से एक सवाल कई और भी दूसरे पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी उठाए हैं, जिसमें OP रावत और अशोक लावासा सबसे ऊपर नजर आते हैं। इन लोगों ने भी चुनाव आयोग आज की तारीख में जो कर रहा है इस पर बातें की हैं और वैसी खबरें भी आ रही हैं। तो बहुत कुछ चुनाव आयोग के इर्द गिर्द, लेकिन इन सब के बीच ये भी कि आखिर सत्ता पर आज की तारीख में काबिज कौन है। बीजेपी है और बीजेपी के मुखिया आप जानते हैं कि पिछले 11 साल से यानी नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हैं और उनके राज में आखिर ये चल क्या रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। थोड़ी देर में सीधे ले चलेंगे हम पटना दोबारा, और पटना में जो कुछ हो रहा है अभी तक आप लगातार सुन ही रहे थे, देख ही रहे थे, वो उसका भी सूरत हाल बताएंगे। एक छोटा सा पहला ओपनिंग कमेंट अमलेंदु जी, क्या चल रहा है पटना में? हाँ राजीव, पटना में काफ़ी संघर्ष चल रहा है और कहा जाए कि चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिरा हुआ है। और चुनाव आयोग की घबराहट राजीव जी उसके जो ट्विटर हैंडल है उस पर साफ देखी जा सकती है। कल से ही वो लगातार नेता विपक्ष जो है बिहार के तेजस्वी यादव उनके ट्वीट को लेकर, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत उनके ट्वीट को लेकर, RJD सांसद मनोज झा के ट्वीट को लेकर सबको मिसलीडिंग जो है वो करार दे रहा है। और योगेंद्र यादव ने जो चुनौती दी थी कि हिम्मत है तो फैक्ट चेक कराओ और अपनी जो लिस्ट जो तुमने जारी की है वो हमें सौंपो और उसको अपलोड करो, तो उसको उसने अभी तक स्वीकार नहीं किया, जबकि उसको 36 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं ये चुनौती दिए हुए। तो चुनाव आयोग काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ राजीव जी दिख रहा है। दावा है चुनाव आयोग का कि 50% से ज़्यादा है उन्होंने इकट्ठा कर लिए हैं फॉर्म। लेकिन इधर राष्ट्रीय जनता दल ने राजीव जी कल रात में एक ऑडियो क्लिप जारी की है और उस ऑडियो क्लिप में कहीं के जिलाधिकारी जो BLO को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से ऊपर से कहा गया है कि फॉर्म आधे अधूरे भरे हुए जैसे भी हैं तुरंत लीजिए, उनको तुरंत जमा कीजिए, चाहे कैसा भी हो, लेकिन चाहे कैसा भी हो। और उस पर चलेंगे, टेक्निकली बात करेंगे उस पर। और हमारे साथी सीधे उधर पटना से जुड़े हुए हैं समीर जी, समीरात्मज मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कोई और भी एक दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन समीर जी, क्या सूरत हाल है पटना का, क्या सूरत हाल है उधर बिहार का? और एक अच्छा खासा जमावड़ा आज दिखाई दे रहा है, आप तो चूंकि ग्राउंड जीरो पे हैं, क्या कुछ आपके पास है? राजीव जी, हम लोग लगातार बता ही रहे हैं आपको कि पटना में क्या हो रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों का ये बुलाया हुआ बंद है, बिहार बंद है, चक्का जाम है। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में जो लोगों की, आम लोगों की यहाँ मौजूदगी है। आम लोगों की मौजूदगी के साथ ही यहाँ पर जो महिलाएं हैं इस भीषण गर्मी में, उमस में, उससे ये पता लग रहा है। और जो हम कई जगहों से खबर, हमारे साथ कई यहाँ के पत्रकार भी हैं, जुड़े हुए हैं, अपने DB लाइव के साथी भी हैं, उनका ये कहना है कि पूरे बिहार में इस तरह का विरोध दिखाई पड़ रहा है। वहाँ जब जा रहे हैं तो लोगों को ये लग रहा है, ये डर सता रहा है कि उनकी जो उनका वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब कर दिया जाएगा। और वोटर लिस्ट ही नहीं, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। एक जो उनके पास आइडेंटिटी है वो छीन ली जाएगी। और जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उनके पास, गरीबों के पास वो दस्तावेज कहाँ है? ठीक है, जिनके पास, जो सक्षम लोग हैं उनके पास होते भी हैं, जन्म प्रमाण पत्र भी होता है और उनके पास जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो भी होता है। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, गरीब है, बाढ़ पीड़ित इलाके से आते हैं, जिनके यहाँ हर साल बाढ़ आती है, हर साल उनके
जरूरी सामान पूरे बह जाते हैं, दस्तावेज भी बह जाते हैं। अभी एक महिला मिली, बहुत प्रबुद्ध महिला थी, पढ़ी लिखी, वो कह रही है कि उनके पास उनके सारे बाढ़ में उनके 2-3 साल पहले सारे दस्तावेज उनके चले गए, बह गए। आज तक वो नहीं बनवा पाई, जबकि उसको बनवाने के लिए 5-6 हजार रुपए भी खर्च कर चुकी हैं। ये सारी समस्याएं आम गरीब जनता, और दूसरी बात ये कि जो बड़े पैमाने पर जो बाहर रह रहे हैं, 20-22% आबादी बिहार की पलायन कर चुकी है। पलायन का मतलब कि वो बाहर रह रही है अपनी रोजी रोटी के लिए। वो लोग कैसे 1 महीने 20-25 दिन के भीतर ये दस्तावेज जमा करा पाएंगे? अमलेंदु जी को मैं सुन रहा था, जो वो बात कह रहे हैं वो तस्दीक यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके पास, कई लोगों का कहना कि ना जाने कहां से 50% लोगों के फॉर्म आ गए, हमारे पास तो अब तक कोई लेकर नहीं आया। हमारे साथ चितरंजन राय जी हैं पटना से, और यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जो रूरल इलाके में, पटना ही नहीं, पटना शहर राजधानी है बिहार की, लेकिन आसपास का जो ग्रामीण इलाका है, दूसरे शहर है, वहां पर लोगों का इसके बारे में क्या कहना, क्या सोच। हालांकि यहाँ पटना में आज बिहार के तमाम जिलों के लोग आए हुए हैं, लेकिन फिर भी चितरंजन जी, बिल्कुल ये जो डर है लोगों का कि मतदाता सूची से नाम हटेगा, नागरिकता चली जाएगी, ये बहुत बड़ा डर उनका दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम कल सासाराम गए हुए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो ये मैसेज जो गया है कि अचानक चेंजिंग क्यों, ये पुनर्निरीक्षण का कार्य अचानक चुनाव के टाइम पे क्यों, ये पहले क्यों नहीं कराया गया, और ये मैसेज जो है वो जनता में जो है वो थोड़ा गलत गया है जो है। और जनता के मन में ये आ रहा है कि जिसके पास जो व्यक्ति जिसके पास, मान लीजिए कि बाढ़ क्षेत्र, आपने चर्चा किया अभी कि बाढ़ क्षेत्र जो है, जैसे कि आपका जो है कोसी का जो क्षेत्र है जो है, कोसी के क्षेत्र में आपको पता है कि हर साल जो है, हर साल वहां पर नया निर्माण होता है जो है। ये तो आप जो है मतलब उसको जो है क्या बोलते हैं, सुधार की बात कर रहे हैं आप जो है, वहां तो पुनर्निरीक्षण के साथ साथ वहां पे पुनर्निर्माण का कार्य होता है बराबर जो है, हर साल नया निर्माण होता है जो है। और उसमें उस कंडीशन में उनका कहना है कि अगर मेरा, मान लीजिए कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है जो है, इतना टाइम आपने, टाइम बाउंड इतना कम दिया है आप लोगों ने जो है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये मैसेज गया है जो है। और विपक्ष का भी जिस तरह का रूल रहा है, वो यही मैसेज देने का कोशिश हुआ है कि कहीं ना कहीं आपके वोट को छीनने की कोशिश है। इसीलिए कहा गया कि एक बार नोटबंदी किया, इस बार वोटबंदी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये नारा यहाँ बड़ा तेजी से गूंज रहा है कि नोटबंदी आपको जिस तरीके से नहीं करने मिला, हालांकि नोटबंदी तो कर ही दी गई, नोटबंदी का असर जो दावा किया जा रहा था वो नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन वोटबंदी कतई नहीं करने दी जाएगी, ये यहाँ पर दिखाई पड़ा। और राजीव जी, आपको बताएं कि हमने कभी चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ इतना बड़ा एक पूरा का पूरा, आप विपक्षी इसको क्या कहें कि सत्ता पक्ष के अलावा सबका जो विरोध देखने को मिल रहा है, ये पहली बार दिख रहा है और सड़क पर इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज क्या है समीर जी, समझिए बात को, जो यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जो लोग यहाँ तक कि मैं ऑफ द कैमरा कुछ बीएलओ से मैंने बात किया, वो भी परेशान है। उनका कहना है कि मतलब इतना प्रेशर है, इतना हमारे ऊपर लोड है जो है कि हम किसी भी चीज को करने के पहले हमको जो हम कह रहे हैं कि हमको कोई व्यक्ति दीजिए हेल्प के लिए, तो व्यक्ति भी नहीं दिया जा रहा है। नेटवर्क सबसे बड़ा इशू बन रहा है, बताते हैं आपको, सबको मोबाइल दिया गया है, और बिहार में जो नेटवर्क की स्थिति है वो बद से बदतर है जो है। कोई भी अपलोडिंग, उनका कहना है बीएलओ को कि हम दिन में कर ही नहीं पाते हैं, रात में बैठकर रात भर हमको अपलोड करना पड़ता है डॉक्यूमेंट को जो है। तो परेशानी कहीं ना कहीं जनता को भी है, और परेशानी कहीं ना कहीं इसको जो क्रियान्वयन करने वाले, मतलब जो है उसको सुधार करने वाले वो तमाम बीएलओ को भी है जो है। और टाइम बॉन्ड इतना कम है कि उस टाइम बॉन्ड में इस चीज को कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जनता के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि एक बार नोटबंदी किया और नोटबंदी का दुष्परिणाम आया जो है, दूसरा बार वोटबंदी कर रहे हैं, इसका भी दुष्परिणाम ये आएगा कि हमारी वोट छीन ली जाएगी। यही आशंका लोगों को है कि आखिर इतना कम समय क्यों दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि भी बात आ रही है कि आपने साल भर पहले लोकसभा का चुनाव उसी वोटर लिस्ट के आधार पर कराया। अभी थोड़ी देर पहले भी हम कई से लोगों से बात कर रहे थे, तब भी वो यही कह रहे थे कि अब आपको 6 महीने बाद अपनी ही वोटर लिस्ट फर्जी लगने लग गई है। देखिए, यही तो सवाल पूछ रही है जनता जो है कि जब आपने 6 महीने पहले चुनाव कराया, तो आखिर उस समय आपने क्यों नहीं संज्ञान में लिया इस चीज को जो है। तो उस चुनाव के बाद ही आप अचानक संज्ञान में लेते हैं, और वो भी टाइम बाउंड आपका इतना कम है कि मतलब आगे आने वाला टाइम बहुत ही कम है चुनाव का जो है। और उसके बाद आप जो 2 महीने के अंदर में आप चाहते हैं कि पूरे 12 करोड़ लोगों का जो है मतलब जो है यहाँ पर सुधार हो जाए जो है, तो ये संभव नहीं है। और इसी का परिणाम ये हुआ है कि जनता के अंदर गलत मैसेज गया है, जनता पूरी तरह से डरी
डरी हुई है कि कहीं ऐसा नहीं कि मेरे वोट देने का अधिकार को छीन लिया जाए। बिल्कुल, तो राजीव जी ग्राउंड पर यही स्थिति है कि लोग इस बात को लेकर खौफ में हैं, डरे हुए हैं कि उनका मताधिकार छीन लिया जाएगा और मताधिकार के साथ साथ उनकी नागरिकता चली जाएगी। इस बात की भी आशंका है जो चुनाव आयोग के फॉर्मेट में जिस तरीके से उन्होंने इस बात को मेंशन किया है और जो बार बार चुनाव आयोग के नियम बदले, जो विज्ञापन दिया गया अभी पिछले रविवार को, उसने लोगों में और ज्यादा आशंकाएं पैदा कर दी हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग भ्रम पैदा कर रहा है। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज क्या है कि जो डॉक्यूमेंट में डिमांड हो रहा है वो जन्म प्रमाण पत्र जो है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो है आप भी जब आपका भी जन्म हुआ होगा तो हमको नहीं लग रहा है कि जो है जन्म प्रमाण पत्र आपके पिता बनवाए होंगे जो है, क्योंकि ये प्रक्रिया 5-7 साल पहले से ज्यादा क्रियान्वयन हुई है जो है। तो अब लोगों को देखिए, हो सकता है कि इस चीज को जो है निगेटिव मैसेज भी गया हो, मान सकता हूं मैं इस चीज को जो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के पास आप एक पैसिव मैसेज पहुंचाने में जो है कहीं ना कहीं आपने भूल किया, कहीं ना कहीं उसमें आपने जल्दबाजी किया, जिसका परिणाम है कि जनता के अंदर जो है एक अलग टाइप का रोष आ रहा है। उनको लग रहा है कि यहाँ पर जो है ये सुधार के नाम पर मेरे वोट बैंक को काट ना लिया जाए। बिल्कुल यही आरोप लोगों को लग रहा है कि ये फैसला चुनाव आयोग का नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का है, केंद्र सरकार का है। ये इस यहाँ पर जो लोगों से बातचीत में राजनीतिक दलों के नेताओं का जो आरोप है, और आम लोग भी उस बात को दोहरा रहे हैं। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राजनीतिक दल के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की बातें की गई है और हमने लाइव उन लोगों की बातें सुनवाई हैं, चुनाव आयोग को भी समझ में आएगा कि किसी के भ्रम से, किसी के कहने से लोग नहीं है। उनके पास बीएलओ आए भी हैं जिनके पास, और जो उनसे कहा जा रहा है उनके पास वो सारे दस्तावेज नहीं है, और उनको इसीलिए ये डर है कि वो दस्तावेज अगर वो नहीं दिखाए होंगे तो उनका मतदाता सूची से नाम काट दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा डर है, और ये इसको लोकतंत्र की हत्या ये बताने के लिए किसी को जी समीर जी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भाषण पर क्या प्रतिक्रियाएं रही वहां के लोगों की, जरा ये भी, और अगर कुछ लोग हों तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन साथ साथ जरा आपसे भी समझना चाहता हूँ, राहुल गांधी जो बातें कर रहे थे उसमें सबसे बड़ी बात कि वो महाराष्ट्र के चुनाव को चुराया गया, और बिहार के लोग जानते हैं कि, और एक कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे थे राहुल गांधी कि बिहार में ऐसा नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस। और दूसरी बात कि वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के भाषण पे, तेजस्वी यादव के भाषण पे क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं? राजीव जी, मैं आपको बताऊं, मैं राहुल गांधी का भाषण सुन रहा था, मैं वहीं पर खड़ा हूं, और मुझे जब से मैं सुबह से आया हूं 50 लोगों ने ये बात कही है कि महाराष्ट्र में चोरी किया गया, मतदाताओं को लोकतंत्र की हत्या की गई, बिहार में हम वो दोहराने नहीं देंगे। कई महिलाएं ये कह रही थी कि वहां पर तो कुछ गांव के लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा बिहार एकजुट है, और जितने विपक्षी दल है और गरीब है, सबसे ज्यादा चूंकि महिलाएं प्रभावित हो रही हैं उससे। तो ये राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रिया से पहले ही उनकी बातों को पुष्ट करते हुए लोग, या उन्हीं की बातों को करते हुए लोग यहाँ पर सुनाई पड़ रहे थे। कई लोगों ने मुझे ये बातचीत के दौरान कहा है, जो हम लोगों ने लाइव जो बातचीत कर रहे थे उसमें ये बातें लोगों ने कही हैं। तो महाराष्ट्र को लेकर सबको ये है कि वहां जो तरीका अपनाया जा रहा था, जिस तरह से वहां संजय राउत ने एक बार कहा था कि 39 लाख वोटर्स हैं जिनको हर जगह चुनाव आयोग इस्तेमाल कर रहा है, वो बात यहाँ जन बच्चा जान रहा है, और लोग उस चीज को दोहरा रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से सरकार बनी है। वही साजिश यहाँ भी रचने की कोशिश की जा रही है, चूंकि वो उन वोटर्स को लाकर यहाँ वोट दिलवाया नहीं जा सकता था क्योंकि वो बात लोगों तक पहुंच चुकी थी। तो यहाँ एक दूसरा तरीका अपनाने की कोशिश की जा रही है कि पूरी की पूरी वोटर लिस्ट की ही ओवरहॉलिंग की जा रही है। पूरे बिहार से लोग यहाँ आज आए थे या पटना के लोग ज़्यादा थे? और अगर बिहार के दूसरे हिस्से से लोग आए थे, आपने कई लोगों से बातचीत की है, ऑन कैमरा हमने लाइव किया है, ऑफ कैमरा भी आपकी बातचीत हुई है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं? खासकर दूर तक जो कहें तो उस एरिया में जो सीमांचल का एरिया है, चाहे जो नेपाल बॉर्डर का एरिया है, उस एरिया के लोगों का क्या कहना है? और उधर से भी लोग आए थे क्या? बाढ़ की क्या स्थिति है? बिल्कुल राजीव जी, यहाँ पर
पटना के लोग तो थे ही, यहाँ पूरे बिहार से मुझे लोग दिखाई पड़ रहे थे। अलग अलग जिलों के थे, कोई दरभंगा का था, भोजपुर का था, मिथिला का था, कई जगहों से, पूर्वी चंपारण के थे। इस तरह से अलग अलग हिस्सों के बहुत सारे जिलों के लोगों ने नाम बताए कि वहां से आए हुए। मुझे ये लग रहा है कि पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं, और चूंकि पूरे बिहार में ही बंद का आयोजन किया गया है तो वहां भी बहुत सारे लोग हैं और सबका यही कहना है। मैंने कई लोगों से कहा भी कि भाई चुनाव आयोग कह रहा है कि आप लोग राजनीतिक दलों के भ्रम में आकर इस तरह की बात कर रहे हैं। कह राजनीतिक दल हमको क्या भ्रमित करेंगे, आप भ्रमित तो चुनाव आयोग ही कर रहा है। हमसे वो दस्तावेज मांग रहा है जो ना हमारे पास है, ना हमारे माँ बाप के पास था, और यहाँ तक कि कुछ लोगों को कहना है कि हमारे बच्चों के पास भी नहीं है। हम बनवाएंगे भी तो उसमें कम से कम 2-3 महीने 4 महीने लग जाएंगे, क्योंकि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था भी किसी से छिपी नहीं है। बिहार ही क्या, ये पूरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था है कि कोई दस्तावेज प्राप्त करने में कितने दिन लग जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैं जो एक बुजुर्ग महिला का आपको उदाहरण दे रहा था जो हमसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट बाढ़ में बह गए, उनको बनवाने के लिए मैं खुद लगातार कर रही हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पोस्ट ग्रेजुएट थी, क्या हमारे सारे दस्तावेज वहां पर चले गए, अब हम कैसे जाएं वहां बनवाएं। उसमें कुछ जो दस्तावेज बन सकते थे बने, कई हजार रुपए भी उन्होंने 5-6 हजार रुपए उनका दावा था कि उन्होंने खर्च कर दिए, फिर भी उनके सारे दस्तावेज नहीं बन पाए। तो जो गरीब लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कैसे बनेगा, वो कैसे करेंगे। और ये शिकायत, ये दिक्कत और ये एक आशंका, डर लोगों को, आम लोगों में है, और बहुत बड़ी संख्या में पूरे बिहार में जो उच्च तबका या मध्यम वर्ग है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो निम्न मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग है उसके अंदर ये डर बहुत बड़े पैमाने भरा हुआ है। कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि डर के मारे बहुत से लोग जो कई जगहों पर नौकरी कर रहे हैं, भीड़ भाड़ में टिकट तो मिलता नहीं इतनी जल्दी, तो वो किसी तरीके से कुछ लोग आए भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं बनवाने की, क्योंकि अगर मतदान का अधिकार उनसे छीन लिया गया तो फिर क्या करेंगे वो। तो लेकिन इसको लेकर जो अब आंदोलन दिखाई पड़ रहा है वो दिख रहा है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर ये आंदोलन लगातार चलेगा। लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा चुनाव आयोग को लेकर है और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से सांठ-गांठ किए हुए है। ये जबरदस्त आरोप लोगों का हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। समीर जी, कुछ ऐसे लोग भी मिले क्या जो सत्ता पक्ष के करीब हैं, सत्ता पक्ष के समर्थक हैं, और उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है? एक दिलचस्प होगी ये कहानी अगर उनसे बात की जाए। आप चूँकि हैं ग्राउंड जीरो पे और आपकी अगर बात नहीं हुई है तो कोशिश जरूर कीजिएगा कि ऐसे लोगों से बात हो जो सत्ता पक्ष के समर्थक हैं लेकिन ऐसे मामले में खुद फंसे हुए नजर आते हैं। अगर किसी से बात हुई हो तो ज़रूर बताइए, और ये अगर नहीं हुई है तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो। अपनी टीम ऑलरेडी है पटना में, बिहार के अलग अलग जगहों पे, उनके ज़रिए ये बात होनी चाहिए। जी, हमने आए तो सामान्य रूप से आम लोगों से बात करने की कोशिश की, हालांकि जल्दी में भी थे क्योंकि यहाँ पर ये कार्यक्रम मार्च इनका एयरपोर्ट से ही हम देखने लगे थे कि पूरा लोग यहाँ सड़कों पर दिखाई पड़ रहे थे। फिर भी कोशिश की गई कि कुछ लोगों से ये जानने की कोशिश की जाए कि क्या वो उसके समर्थन में हैं। समर्थन में अभी तक तो नहीं दिखाई पड़े। अब अभी और पटना में, बिहार में भी अभी कुछ जगहों पर घूमेंगे तो निश्चित तौर पर जो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो उसका समर्थन दबी जुबान से भी कर रहे हो, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कुछ लोग ऐसे जरूर मिले हैं जिनको ये लग रहा है, जिनकी आशंका भी उसी तरीके की है जैसे कि विपक्षी दलों की। उनको भी ये लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल ये विपक्षी वोटर इसमें जाएंगे, इसमें वोटर बहुत सारे ऐसे भी जाएंगे जो जनता दल यूनाइटेड को भी दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बीजेपी के पास भी जा रहे होंगे। लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो खुलकर बोल नहीं सकते। पर एक बात आपको हम जरूर बताएंगे कि सत्ता पक्ष के लोगों की तरह सवाल पूछते यहाँ लोगों से जरूर हमको कई लोग दिखाई पड़े जो ये पूछ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो शायद सत्ता पक्ष की तरफ से उनसे सवाल पूछ रहे हो और उसका जवाब भी उनको बेहतर तरीके से मिल रहा था, वो हम लोग देख रहे थे। जी, आइए जरा सुनते हैं एक छोटी सी बाइट राहुल गांधी ने इस भाषण में, जिसको आप कवर कर रहे हैं, भाषण में राहुल गांधी ने क्या कुछ बोला है। एक छोटी सी बाइट सुनते हैं, फिर दोबारा आता हूं। समीर जी ग्राउंड जीरो पे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं समीरात्मक मिश्र हमारी टीम वहाँ पटना, और इधर हमारे साथ अरविंद उपाध्याय जी सीधे न्यूज रूम से। जरा सुन लीजिए राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा है। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए
और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया, और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे। और आपको, बिहार के युवा को, ये चोरी नहीं होनी। तो बिहार के युवाओं से कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप ये चोरी नहीं होने दीजिए। बिहार के युवाओं से अपील, और साथ साथ यहाँ महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए कि महाराष्ट्र में कैसे चुनाव की चोरी की गई, वोटों की चोरी की गई, हम ये बिहार में नहीं होने देंगे। राहुल गांधी के भाषण में सबसे बड़ी बात यही थी कि जो महाराष्ट्र में हुआ है उसको आप बिहार में मत होने दीजिए। हमारे साथी समीरात्मज मिश्र जी सीधे जुड़े हुए हैं उधर बिहार की राजधानी पटना से, और जहाँ पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। और इनसे पहले जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, तो राहुल गांधी से पहले तेजस्वी यादव ने भाषण दिया है। तेजस्वी यादव के भाषण को भी सुनाना चाहता हूं, एक छोटे से अंश को सुन लीजिए, फिर आते हैं सीधे समीर जी के पास। और समीर जी के पीछे देख रहा हूं कुछ पत्रकार साथी भी हैं, उनसे भी समझेंगे कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है, बीएलओ क्या कह रहे हैं, बिहार की जनता क्या कह रही है, और ये 26 तारीख तक जो SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चलना है, वो कितना आगे बढ़ चुका है, और इसको लेकर वहां की पब्लिक क्या कह रही है। लेकिन सुनिए जरा तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा अपने भाषण में। आप सबके जज्बे को, हौसले को तेजस्वी सलाम करता है। देखिए, आज जो बिहार बंद बुलाया गया है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग नहीं, मोदी आयोग हो गया है। अब एनडीए के लोग भाग रहे हैं, तो चुनाव आयोग को आगे करके इसका इस्तेमाल किया जा
नहीं होती है। धन्यवाद देना चाहते हैं आज बजट के सभी साथियों का। आज डॉक्टर राहुल जी का दिल से धन्यवाद देते हैं। तो तेजस्वी यादव ने भाषण दिया, भाषण वहां दीपांकर भट्टाचार्य ने भी दिया था, डी राजा सीपीआई के महासचिव, उन्होंने भी भाषण दिया। यहां पर सबके भाषण हुए। आखिर में भाषण राहुल गांधी का, क्योंकि राहुल गांधी आज के स्पेशल गेस्ट के रूप में वहां स्पेशल अपीयरेंस उनका था और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी इसे देखा जा रहा है और ये यहां पर बताने की कोशिश कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और बिहार में इस बार कुछ भी अगर ज्यादती करने की कोशिश आप करेंगे चुनाव आयोग से लेकर सत्ता पक्ष तक, तो ये नहीं होने दिया जाएगा। समीर जी हमारे साथ बने हुए हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। समीर जी, आपके पास आना चाहता हूं, और क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आपने देखा है, और कुछ पत्रकार साथी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनके जरिए जरा दो बातें महत्वपूर्ण है जो समझने की कोशिश हम करेंगे। पहली बात कि बीएलओ जो हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और दूसरी बात कि वहां की जनता वो कितना कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल इस हिसाब से पूछ रहा हूं क्योंकि एक तरफ चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो बार बार रोज शाम को जब न्यूज पॉइंट हम करते हैं एक विज्ञप्ति अपने पास भेज देता है कि आज इतने लोग आ गए, इतने लोगों ने फॉर्म भर दिया, 50% लोगों ने फॉर्म भर दिया है, और इस हिसाब से देखा जाए तो अगले 5 दिनों में पूरे के पूरे फॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद चुनाव आयोग कहेगा किसी को कोई तकलीफ नहीं है, फालतू का इंडिया गठबंधन जो है वो आवाज उठा रहा है। क्या ऐसी सुगबुगाहट या ऐसी बातें वहां सुनने को मिल रही हैं? बिल्कुल राजीव जी, यहाँ पर लोगों को यही आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैं कह भी रहा था कि कई महिलाएं ये कहती रही हैं कि भ्रम इसमें चुनाव आयोग खुद फैला रहा है, दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं फैला रहा है। अभी हम लोग डीबी लाइव के अपने साथियों को सुन रहे थे, हमारे साथ विकास जी भी हैं, और विकास लगातार यहाँ पर रिमोट एरिया में ये सब लोग उन जगहों पर जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसका प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, गरीबों पर, जो दलित हैं, मुस्लिम हैं, गरीब तबके के लोगों पर। विकास जी, कुछ अपने अनुभव बताइए कि जो बीएलओ हैं उनको, उनके भी कुछ अनुभव सामने आ रहे हैं कि उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, गरीब जो है उनको क्या डर सता रहा है इस चुनाव आयोग के नए फरमान को लेकर? देखिए, बीएलओ की बात आप कर रहे हैं तो परसों ही चुनाव आयोग ने 4 बीएलओ को सस्पेंड कर दिया है, उसके काम से हटा दिया, ये आप लोग को भी पता होगा। मतलब बीएलओ जो ग्राउंड पे जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमियां पाई जा रही है। अगर एक ही दिन में 4 दिन पहले आप डिसीजन लेते हैं और 4 दिन बाद 4 बीएलओ को सस्पेंड करना पड़ रहा है, तो सोचिए उन इलाकों में क्या होगा जहाँ पे नाव से लोग आज जा रहे हैं। राघोपुर के दियारा क्षेत्र में क्या स्थिति होगी, कोसी में क्या स्थिति होगी, मधेपुरा में क्या स्थिति होगा जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां पे लोग इजिली पहुंच नहीं पाते, वहां पे बीएलओ कैसे पहुंचेंगे? क्या वो धांधली नहीं करेंगे? इसका गारंटी कौन लेगा? दूसरी बात कि आज के तारीख में जितने भी गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके पास पहचान के नाम पे एक आधार कार्ड और बहुत होगा तो एक बैंक का पासबुक, जो जनधन कल्याण योजना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही खुलवा के दिया, उसका पासबुक होगा। और ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को आप मान्य नहीं कर रहे हैं, फिर नए डॉक्यूमेंट्स वो कहां से लेकर आएंगे? आप कह रहे हैं कि आप जमीन के कागज दीजिए, हम पूछते हैं कि सरकार फिर 5 डेसिमल जमीन किसको दे रही थी? आप जब 5 डेसिमल जमीन दे रहे हैं किसी गरीब को, मतलब कि उसके पास जमीन ही नहीं है, फिर आज वो जमीन का कागज कहां से लेकर आएंगे? आप प्रधानमंत्री आवास योजना में आप किसी को घर दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि आप अपने पापा के जमीन का कागज लेके आइए, उसके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, तभी तो आप जमीन और घर दे रहे हैं। फिर वो कहां से अपने खानदानी डॉक्यूमेंट्स को दिखाए? और कितने प्रतिशत लोग हैं बिहार में कि वो बर्थ सर्टिफिकेट बना के रखते होंगे? सर, अगर मैं सही हूं तो आपके घर में अगर आपका होगा तो आपके पिताजी का नहीं होगा, माताजी का नहीं होगा, या आपका भी हो सकता है नहीं होगा। कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी माँ बाप संभाल के रखे हैं या मैट्रिक पास किए हुए हैं? आज आप किसी भी गांव के दक्षिण टोला में चले जाइए, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर गांव में दक्षिण टोला किसको कहा जाता है ये सबको पता है। दक्षिण टोला के कितने प्रतिशत लोग हैं जो मैट्रिक पास करते हैं? कितने प्रतिशत लोग होंगे जिनके माता पिता जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के रखे होंगे? ऐसे स्थिति में जब उनको आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई ही नहीं करेंगे, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा, तो कल के दिन में वो नागरिक ही नहीं रह जाएंगे, फिर आप उनका 5 किलो राशन भी छीन लेंगे। ये राजीव जी आप सुन रहे हैं, ये वहां पे उस ग्राउंड पर उन लोगों की बातें हैं जो रिमोट एरिया, चुनाव
आयोग के अधिकारी वहां कभी नहीं पहुंचेंगे, बीएलओ पहुंचेंगे जो चुनाव आयोग का यानी जिला के अधिकारियों का आदेश का पालन करेंगे। नहीं पालन करेंगे तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये जमीनी हालात हैं। इन हालात में कैसे वो अपने दस्तावेज, ये सारे पत्रकार लोग, चितरंजन जी भी हैं, अपना पूरा अनुभव बता रहे हैं कि कैसे उन लोगों से जब जा रहे हैं तो बीएलओ भी अपनी समस्याएं सुना रहे हैं। बीएलओ लोगों को भी तो सारा जो प्रतिरोध का, विरोध का सामना करना पड़ रहा है लोगों का, वो तो बीएलओ को ही करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे बहुत मतलब जो है ऐसी चीजों पे आते हैं जिसका अभी चर्चा ही नहीं हो रहा है। बीएलओ को मेन समस्या क्या हो रही है, क्योंकि मैं कम से कम 20-25 बीएलओ से मिला कल भोजपुर में मैं गया, तो उनको मेन समस्या हो रही है। उनका कहना है कि दिन में हम डॉक्यूमेंट लेते हैं भैया, जो है दिन में डॉक्यूमेंट देने जाते हैं और फिर रात में हमको जाकर उसको कलेक्ट करना होता है। जो है मतलब लोड इतना है कि हम न खा पी रहे हैं न सो पा रहे हैं। जो है और सबसे बड़ा मेन चीज क्या है कि जो आप मोबाइल का इस्तेमाल, ऐप का दिए है इस्तेमाल करने के लिए, भाई साहब यहाँ पे मोबाइल जो है ना 5G चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 4G का स्पीड भी नहीं है, चल नहीं रहा है। वो गोल गोल यू पे हम लोग भी उसका अनुभव कर रहे हैं जी। ये होंगे जे अब वो गोल गोल घूमने के चक्कर में बेचारा वो बीएलओ गोल गोल घूम रहा है। जे दिक्कत ये है जे और वो बीएलओ गोल गोल घूम के आता कहता रात भर जो दिन भर जो है दौड़ करके जो है डॉक्यूमेंट कलेक्ट कराते हैं और रात में जब आते हैं तो अपलोड करने बैठते हैं तो रात मेरी पूरी गुजर जाती है इसमें। जो है तो दिन रात जग करके जो है ये सुधार का काम हो रहा है। जो और इस पे कितना सहमति जो जनता का, वो जनता आपको ज्यादा बढ़िया बता पाएगी, वो कमेंट बॉक्स में आपको बताएगी। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है जनता के अंदर में गलत गया है। बिल्कुल, ये मैसेज उसके अंदर गलत गया है और उसके अंदर ये मैसेज है राजीव जी, किसी का कोई भ्रमित कर रहा है, कोई उसको पढ़ा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये मानकर चल रही है कि चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर, और खास तौर पर इसमें केंद्र सरकार उसके साथ मिलकर और मोदी सरकार के साथ ये नाम ले रहे हैं लोग कि उनके साथ मिलकर उनके जो मताधिकार है उससे वंचित करना चाह रही है। ये आरोप जो आम जनता का लगा रही है। मुकुंद जी भी हमारे साथ हैं, ये भी लगातार घूम रहे हैं। मुकुंद जी, ये यहाँ पर जो सुनने को मिल रहा है वो आप लोग ग्राउंड पर भी देख रहे हैं कि यही डर उनको है कि मताधिकार छीन लिया जाएगा, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। मताधिकार छीनने का डर तो उन लोगों को सता ही रहा है, चूंकि ये 2025 चुनावी वर्ष है। अब समय थोड़ा सा बचा हुआ है, एक महीने में ही उनको सारे कागजात दे करके और फुलफिल करवाना है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था, जो बिहार में जब वोटर कार्ड बने तो उस वक्त उस वोटर कार्ड में बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ थी। अगर इस बार इतने जल्दीबाजी में अगर वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं या मतदाता सत्यापन किया जा रहा है, इसमें अगर गलती हो गया तो फिर वो वोट देने से वंचित रह जाएंगे। यह डर उनको सताता है। दूसरी चीज़ें यह है जो अगर मताधिकार जिस तरीके से केंद्र सरकार को देखा जाए, जो 2014 के बाद से जिस तरीके से अचानक चीज़ों को लाकर पब्लिक पर थोप दिया जा रहा है, उन लोगों को एक यह भी डर सता रहा है जो अगर वोटर कार्ड इस बार हम लोग अगर मतदाता सत्यापन में नहीं आ पाए या वोट नहीं दिए तो अगली बार चुनाव में कुछ और ना आदेश जारी हो जाए, मुझे यहाँ से कुछ अलग सरकार का आदेश हो जाए। ये सब सारी चीज़ें डर सता रही है। और सबसे बड़ी बातें यह है, जो बिहार है और बिहार में जो ये चुनावी वर्ष है, ये जो समय है, यहाँ बाढ़ का स्थिति होता है। बाढ़ में लोगों का जनजीवन तो अस्त व्यस्त रहता ही है। लोग सड़कों पर गुजारा करते हैं घर द्वार छोड़ करके और पूरे घर में पानी गुजरा रहता है। अब ऐसे में अगर वो लोग से वोटर लिस्ट सत्यापन का कागजात मांगा जा रहा है, वो लोग को रहने का ठिकाना नहीं है, वो लोग कहाँ से कागजात देंगे। इस तरीके की चीजें जो है सो चुनाव आयोग ने सर्वे करवा करके नहीं किया। यही चीज करवा कर नहीं किया, राजनीतिक दलों के लोगों से नहीं बातचीत की, किसी जो नागरिक समाज के लोग हैं उनसे कोई बात नहीं की और अपने तरीके से लोगों का कहना है, जो आम लोग यहाँ कह रहे हैं उसका ये कहना है कि ये केंद्र सरकार के दबाव में आकर ये अचानक फैसला चुनाव आयोग ने किया, ये चुनाव आयोग का अपना फैसला नहीं है। तो ये राजीव जी, ये ग्राउंड पर भी हमारे जो पत्रकार साथी बता रहे हैं और आज जिन लोगों से हमारी यहाँ पटना में इस रैली में, इस प्रदर्शन में जो बात हुई है, उनका भी यही कहना है। और सीधे तौर पर इसका एक लाइन में अगर इसका जवाब दिया जाए तो वो ये है, उनके मुताबिक, यहाँ के लोगों के मुताबिक, कि उनको हार का डर सता रहा था और आनन फानन में केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को ये आदेश दिया और चुनाव आयोग ने उसको हूबहू यहाँ पर लागू कर दिया। ये भी नहीं जानने की कोशिश की कि इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, कितने लोग इससे वंचित रह जाएंगे, ये सारी चीजें हैं। हाँ जी, बताएं कुछ। चितरंजन जी कुछ और जोड़ना चाह रहे हैं। मतलब 2-4 मतलब गांव में जब गया मैं तो वहाँ पे कुछ और भी चर्चा थी
इसको एनआरसी से टैग करके जो देख रहे हैं लोग जो है, हाँ जी हाँ, बिल्कुल हम उसकी चर्चा की एनआरसी से टैग करके देख रहे हैं लोग जो है, लोगों को लग रहा है ना कि मतलब इसके आड़ में ये एनआरसी का कॉलम पूरा किया जा रहा है जो है। जिस एनआरसी का पूरे देश में विरोध हुआ था जो है, जिस एनआरसी को लागू नहीं होने दिया गया था, जिस एनआरसी पर सरकार पीछे हटी थी जो है, और इनका सोच है कि कहीं ऐसा नहीं कि इसके आड़ में जो है वही एनआरसी का जो है कहानी दोहराया जा रहा है। ये है मन में लोगों के आशंका, ये डर है कि वही एनआरसी इसके जरिए, इस नए चुनाव आयोग के इस नए नियम के जरिए एनआरसी को लागू करने की कोशिश की जा रही है। और जो अभी मुकुंद जी बता रहे थे, उनको ये भी डर है कि इस बार तो ये आदेश लाए हैं, अगली बार कौन सा आदेश लेकर आएंगे। ये सारे आशंकाएं, और इनके बीच में चुनाव आयोग को इन लोगों की, आम लोगों की इन आशंकाओं को, इस डर को दूर करना चाहिए, लेकिन वो इसको जबरन थोपने पर उतारू दिखाई पड़ रही है। तो ये बहुत जो आम जनता की आवाज है, जिसको हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो हम लोगों को, दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इससे डरी हुई है। राजीव बिल्कुल समीर जी आप बने रहिए। एक छोटा कमेंट अमलेंदु जी आपसे भी लेना चाहूँगा। जो बातें यहाँ ग्राउंड जीरो से आ रही हैं, वो बातें इतनी इम्पॉर्टेंट जो हम लोग चर्चा करते रहे हैं, वो बातें अब ग्राउंड जीरो पे भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि अब वहाँ एनआरसी का डर, यानी नागरिकता खोने का डर भी यहाँ सता रहा है। और जैसे हमारे तमाम साथी वहाँ कह रहे हैं कि ये आनन फानन में लाया गया, जिसमें कई खामियाँ रह सकती हैं। नाम में गलती हो सकता है, सरनेम में गलती, एज में गलतियाँ, ये सब हो सकती हैं। और इन सब के कारण कई मतदाता ऐसे हैं जो मतदान से वंचित भी रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात कि वोटर आईडी कितने लोगों की का ये जो कार्ड है वो बन पाएगा। हाँ बिल्कुल राजीव जी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने लोगों का वोटर कार्ड बन पाएगा। अभी तो जब पूरा फॉर्म बटे ही नहीं है, खुद चुनाव आयोग कह रहा है कि 97% वो उसने बांटे हैं। तो भाई 3% आपने क्यों नहीं बांटे? अगर आपकी बात मान लिया 97% आपने बांट दिए हैं, तो 3% आपने क्यों नहीं बांटे हैं? सवाल ये है। इसका मतलब राजीव जी साफ तौर पर है कि जैसे बताया गया कि जो पहले मतदाता सूची बनी उसमें काफ़ी ज़्यादा अशुद्धियाँ थीं, और जबकि वो लंबे समय के बाद बनी थी और लंबी प्रक्रिया के बाद बनी थी, पुनरीक्षण के बाद बनी थी। अगर उसमें अशुद्धियाँ थीं तो आप इस समय कैसे बिना अशुद्धियों को बना लेंगे? फिर आपने जो दस्तावेज इकट्ठे किए हैं और आपने कहा है कि साहब बिना दस्तावेज के भी आप इसको जमा कर लें, लेकिन फॉर्म जमा कर दीजिए, तो उनका आखिर क्या किया जाएगा? तो ये एनआरसी का खतरा निश्चित तौर पर बढ़ रहा है। और जो चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है, एक तो नागरिकता तय करने का चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है, एनआरसी करने का अधिकार नहीं है, और उसमें प्रपत्र जो उसने जारी किया है राजीव जी, उसमें साफ है कि अगर आपके पास ये प्रपत्र नहीं होंगे जो उसने लिस्ट दी है, तो आपको नागरिकता प्राधिकरण के पास भेज दिया जाएगा, यानी आपको एनआरसी के डिटेंशन सेंटर में उसके हवाले कर दिया जाएगा अगर आपके पास ये नहीं होंगे। तो इसका मतलब आप तय कर रहे हैं नागरिकता, और एनआरसी भी आप लागू कर रहे हैं, जबकि बिहार में एनआरसी लागू नहीं है। तो फिर आप इसको किस तरीके से करते हैं? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, और ये निश्चित तौर पर पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की एक कोशिश है। जो काम नरेंद्र मोदी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे करने की, उसको चुनाव आयोग से कराया जा रहा है। एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है समीर जी कि एनआरसी जब बिहार में लागू नहीं है तो एनआरसी के दस्तावेज क्यों मांगे गए, ये एक बड़ा सवाल है। विपक्ष इस पर आवाज उठा रहा है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन वहां की जनता क्या बोल रही है, क्योंकि मामला जो है विपक्ष का नहीं है, मामला वहां की पब्लिक का है, वहां के रहने वाले लोगों का है, वहां के वोटर्स का है। और आप कह रहे हैं कि 11 दस्तावेजों में से, 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट ये भी है कि एनआरसी का अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो दीजिए, और है नहीं ये तो, क्योंकि वहाँ एनआरसी देश में एक असम ने लागू किया। लेकिन अगर ये भी नहीं है और इसको आप इस समय इस वक्त अगर एक उस लिस्टिंग में लेके आते हैं, तो ये तो जानबूझ के किया गया होगा, यही प्रतीत होता है, यही झलकता है। और ज़रा आपसे ये भी समझना चाहूँगा, आपकी बातचीत हुई होगी और जैसे एनआरसी का जिक्र आया भी, अभी हमारे साथी मृत्युंजय जी कह रहे चित्रंजन जी कह रहे थे, तो उस और मुकुंद जी भी कह रहे थे, उस आधार पर भी ज़रा ये बताइए कि क्या नागरिकता खोने का डर, आज जो आप लोगों ने आपने बातचीत की कई लोगों से, उनमें यह झलक रहा था क्या कि अगर नहीं बन पाता है, हम ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए तो नागरिकता खोने का डर है, उसके बाद डिटेंशन सेंटर और बाकी। एक बात, दूसरी बात यहां पे ये भी आती है कि इतने लोग, क्या अफरा तफरी का आलम है? क्योंकि इतने लोग डॉक्यूमेंट्स आखिर कहां से लाएंगे, चाहे जन्म प्रमाण पत्र की बात हो रही है। तीसरी बात, क्या लोगों में यह भरोसा है कि ये मामला जो है शांत हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस रोक दिया जाएगा? कल चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है, उसको लेकर कितने अवेयर हैं लोग? जरा ये तमाम बातें आपकी हुई होंगी, उस आधार पर आपकी टिप्पणी। बिल्कुल, आपकी पहले सवाल का आपको जवाब दें तो लोगों को
यही सबसे बड़ा डर यही है। और अभी आप जो मुकुंद जी को सुन भी रहे थे कि अभी इस साल इस चुनाव में तो ये नियम लागू किए हैं, अगले में क्या, उनको यही लग रहा है कि अगला चरण यही होगा कि आपका एक बार मतदाता सूची से आपको गायब कर दिए, उसके बाद आपकी नागरिकता ही छीनने की कोशिश की जाएगी। छीनने की कोशिश नहीं बल्कि छीन ली जाएगी, और फिर नागरिकता छीनने के बाद क्या होगा वो सबको पता है। इन सारी चीजों से लोग अवेयर हैं। दूसरी बात ये कि राजनीतिक दलों के लोग इस बात को उठा रहे हैं, उनको जब यहाँ के आम लोगों का इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, वो भी यही कह रहे हैं कि हम आम लोगों की बात कर रहे हैं। और हम देख रहे थे कि यहाँ आम लोगों की संख्या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से कहीं ज्यादा दिखाई पड़ रही है। बहुत से लोग ऐसे मिले, बहुत सी महिलाएं मिली जिनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो और कहते हुए दिखाई पड़े। राघोपुर के एक सज्जन मिले, हमने पूछा, बल्कि उन्होंने बताया तो हमको लगा कि ये राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े होंगे। उन्होंने कहा मैं किसी दल से नहीं जुड़ा हुआ हूं, मैं नागरिक हूं और मुझे लग रहा है कि ना तो मेरे पास है, ना मेरे पिता के पास है और ना ही मेरे बच्चों के पास है जन्म प्रमाण पत्र। देना पड़ गया तो हम भी मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। तो ये दोनों चीजें हैं। तीसरा आपका जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सबको पता है, उनको ये मालूम है कि उनके नेताओं ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको जो भरोसा है वो ये है कि हम इसको लागू नहीं करने देंगे। आज का ये आंदोलन ये एक शुरुआत है, तब तक ये जारी रहेगा, तब तक इसको आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाते रहेंगे जब तक कि चुनाव आयोग अपने इस फैसले को वापस नहीं ले लेता। एक बात और आपको बताएं, यहाँ चुनाव आयोग की चर्चा तो हो ही रही है, बार बार इसको सरकार का नियम बताया जा रहा है, ये जानते हुए भी कि चुनाव आयोग और सरकार अलग है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, सरकार है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये चुनाव आयोग और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी, उनमें कोई अंतर नहीं है। साफ आरोप आम लोगों का है कि ये चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की तरह काम कर रही है। सीधा आरोप है ये जी, सीधा आरोप। यानी यहाँ पर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार दोनों एक हैं, जबकि चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है। इसीलिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर चुनाव आयोग को भी सरकारी मानकर यानी सत्ता के करीब मानते हुए लोग वहाँ सोच रहे हैं, तो इससे दुखद और क्या हो सकता है चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयुक्तों के लिए, तीनों चुनाव आयुक्तों के लिए। और सबसे बड़ी एक बात और भी, क्या आपकी बातचीत वहाँ पर जो अभी 3 दिन पहले विज्ञापन छपा है अखबारों में, उसके बारे में बातचीत हुई? क्या लोग वहाँ का जो विज्ञापन अपने आप में विरोधाभासी है, भ्रमित करने वाला विज्ञापन है, भ्रम पैदा करने वाला विज्ञापन है, उस विज्ञापन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं लोग? क्योंकि सुबह विज्ञापन चुनाव आयोग देता है, जिस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की, और उसके बाद हमने देखा कि चुनाव आयोग खुद बैकफुट पे नजर आया, तो वो पैर पीछे खींचते हुए कहता है कि ये सब कुछ जो यहाँ यानी 24 जून को जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसी आधार पे हम लोग इस प्रक्रिया को यानी एसआईआर को आगे बढ़ा रहे हैं। विज्ञापन को लेकर लोग क्या कह रहे हैं? सीधे तौर पर राजीव जी, सीधे तौर पर लोगों का ये कहना है कि चुनाव आयोग जानबूझकर वो विज्ञापन निकालता है और भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। लोगों में कोई भ्रम नहीं है। उनका ये योगेंद्र यादव बहुत पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, वहां ये दावा कर रहे हैं कि इस विज्ञापन के से किसी को भ्रमित नहीं होना है। यहाँ का आम मतदाता जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, पढ़े लिखे तो जागरूक है ही, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, उसको ये भली भांति मालूम है कि ये विज्ञापन क्यों निकाला गया था। उनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों को भ्रमित करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में फॉर्म जुटाए जा सके और सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनाव आयोग ये कह दे कि हमने तो इतने लोगों के फॉर्म इकट्ठा कर लिए हैं। यहाँ लोग भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अगर इतने फॉर्म इकट्ठे कर लिए हैं तो वो बताए कि उसने उन दस्तावेजों को इकट्ठा किया है या नहीं किया है, उन फॉर्म में क्या क्या कॉलम भरा गया है। अभी हमारे साथी चितरंजन जी भी इसकी चर्चा कर रहे थे, वो बता रहे हैं कि कई लोगों से उनकी बात हुई है। इस पर किसी को भरोसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने करीब 50% लोगों के फॉर्म इकट्ठा कर लिए, जो अमलेंदु जी जो बात कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये ग्राउंड पर सही है। किसी को चुनाव आयोग के ना तो दावे पर भरोसा है और ना ही चुनाव आयोग का जो ये नियम है उस पर वो ये भरोसा कर पा रहे हैं कि ये नियम चुनाव आयोग का अपना है। समीर जी जरा अपने साथियों को, जो चुनाव आयोग ने लागू किया है वो नियम सरकार की ओर से थोपा गया नियम है।
समीर जी जरा अपने साथियों से ही पूछिए कि इन लोगों के पास बीएलओ ने फॉर्म जमा करवा दिए, इनके हैंड ओवर कर दिए क्या बीएलओ ने? अपने साथियों से ही पूछ लीजिए। तो हम लोग एक छोटा सा सर्वेक्षण यही कर लेंगे, एक छोटा सर्वे यही हो जाएगा कि बीएलओ उनके घर पे आया और क्या फॉर्म दिया है। मुकुंद जी से हम पूछते हैं। मुकुंद जी, क्या जो बीएलओ फॉर्म इकट्ठा करने आए हैं, आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पर, आपसे भी आर्यन जी, तो बीएलओ ने क्या, जो चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि भर के लोगों ने इतने फॉर्म दिए हैं, वास्तव में बीएलओ लोगों का एक फॉर्म इकट्ठा कर रहा है, भरा रहा है और लोग भर के उसको दे रहे हैं? पहले आप बताएं। देखिए, इसमें चीजें ऐसी है, जो चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया है, यह आदेश को लेकर के विपक्ष शुरू से ही यह आरोप लगा रहा है जो केंद्र सरकार के दबाव में इस तरीके का आदेश जारी किया गया है। तो केंद्र सरकार के भी तो कुछ कार्यकर्ता हैं जो बीएलओ के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उसी फॉर्म को कलेक्ट करके चुनाव आयोग यह बता रहा है जो मेरे पास फॉर्म आ रहे हैं। दूसरी चीजें हैं, जो गरीब लोग हैं उनके पास तो सबसे बड़ी चीजें हैं, जो एक तो बाढ़ आई हुई है, वहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, और फिर सुबह से लेकर शाम तक वो लोग मजदूरी करते हैं। तो जब बीएलओ उनके घर जाता है तो उनके घर में कोई मिलता नहीं है। फिर शाम की बात होती है, शाम में अंधेरा हो जाता है। इस तरीके की चीजें आ रही है, सामने आ रही है। ये राजीव जी, आप सीधे समझ गए होंगे कि जो आशंका जताई जा रही कि ये बीएलओ हैं कौन, उनमें से बहुत सारे बीएलओ वही है और वही ये दावा करते हुए रिपोर्ट दे रहे हैं कि उन्होंने सारे फॉर्म भरवा लिए हैं। कई जगह ऐसा भी आ रहा है कि लोगों ने खुद ही भर दिए हैं। अब आर्यन जी से पूछते हैं, फिर हम चितरंजन जी से भी पूछेंगे। जी, बहुत जगह ऐसा है कि बीएलओ तो जा ही नहीं रहे, बीएलओ अपने जगह बैठे हुए हैं। वो अगर चाह रहे हैं कि आए लोग, अगर जो लोग गया, जानकारी है जो लोग गया वो फॉर्म भरा, नहीं गया तो वो फॉर्म नहीं भरा, बस ऐसे ही रह गया। लेकिन अभी रोपनी का सीजन है, जैसा अभी बताए ही मुकुंद जी बताए हैं कि रोपनी का सीजन है, खेतों में लोग काम करने चले गए, वो शाम को आते हैं। अगर शाम में उनके पास बीएलओ जाएगा, थका हारा वो बेचारा आएगा तो क्या बीएलओ से बात करेगा, वो सीधे उसको गाली देके भगा देगा। तो बीएलओ इस कारण भी बहुत जगह नहीं जा पा रहे हैं। तो बहुत जगह से डेटा कलेक्ट नहीं हो पाएगा, फिर चुनाव आयोग को क्या देंगे। और केंद्र सरकार बस उनको क्या है, उनको एक फरमान जारी करना है और जो हुकुम बजाने वाले हैं वो बजा रहे हैं। अभी एक और वीडियो वायरल हुआ होगा, आप लोगों ने, तमाम लोगों ने देखा होगा कि एक बीएलओ जो है वो टावर पे चढ़ गया जो है। हाँ जी हाँ। वो टावर पे चढ़ गया जाए, उसका कहना था कि भैया हम तुम कुछ भी कर लो जो हम काम नहीं करेंगे, ये हम गाली सुनने के लिए नहीं आए हैं जो है। क्योंकि वो जब वो जा रहा है वहां पे जो है तो उसको लोग जो है ना, मतलब उसका सीधा कहना है जो कि जब हम घरों में जा रहे हैं तो घरों में लोग जो है, किसान भाई बिहार का 70% आबादी जो है अभी भी गांव में रहता है जो है। और गांव में अभी जो टाइमिंग है आप देख रहे हैं समीर जी, कि ये टाइमिंग है जो खेती का जो है। लोग जो मतलब अब खेतों में अपने काम कर रहे हैं, जो दिन भर की मेहनत में लगे हुए हैं जो, और एक तरफ जो उनके कान में कहीं ना कहीं मतलब ये चला गया है कि अरे यार हमारा वोट बैंक, मतलब क्या बोलते हैं, हमारे वोट को जो है छीनने की कोशिश हो रही है, जो अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। जब जब इस देश में अधिकार छीनने की बात होगी जो है, जब जब इस देश में आपके जो है जो मानवाधिकार का हनन करने का बात होगा, तब तब जनता जागेगी। और आज की डेट में जो यही हुआ है साहब, जो है आज की डेट में यही हुआ है। आप विपक्ष के नाम पर केवल जो है, विपक्ष के नाम केवल भरमा नहीं सकते हैं जो आप जो है, कहीं ना कहीं ये जनता का दर्द जो है, और इस जनता के दर्द को आपको जो है सरकार में रहते सुनना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और वो दर्द साफ दिखाई पड़ रहा है। एक बाबा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप भी यही के हैं, और सुन लेते हैं क्या बताना चाहते हैं आप। आपके पास सब कागज वागज है जो चुनाव आयोग मांग रहा है? देखिए, मेरा कहना है कि जो निर्वाचन आयोग जो बिहार में काम कर रहा है, इसमें निर्वाचन आयोग स्वतंत्र नहीं है, जो संविधान लिखता है। यह नरेंद्र मोदी जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका दलाली कर रहा है, बी टीम का काम कर रहा है। इसलिए कि जो गांव में गरीब लोग रहते हैं, उनके यहाँ जो आधार कार्ड इनका आया है फॉर्म, उसमें जन्म तिथि लगल है। जन्म तिथि बोले कितना आदमी को जन्म तिथि याद है? उसमें पिताजी का तो नाम है, माँ का नाम पूछा जा रहा है, जाति पूछा जा रहा है। और तब सन जब वो फोटो पहले से हम लोग का सटा है, फिर दूसरा फोटो सट दिए। इन लोगों ने ठीक कहा, कहीं बीएलओ जाता है कहीं नहीं जाता है, गया तो वो बूथ पर 1 घंटा बैठा फिर घर चला गया। इसलिए
हमारा तो, मैं संपूर्ण क्रांति मोर्चा का हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी सेनानी हूँ। हम तानाशाही से एक बार लड़ चुके हैं, 23 महीना मिसा काट चुके हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी को अगर हिंदुस्तानी लोग बैठा सकता है तो नरेंद्र मोदी को हम लोग 7 समुंदर भेज भी सकते हैं। हिंदुस्तान में जनवाद को, लोकतंत्र को कभी दबाया नहीं जा सकता है। एक ही अधिकार है पत्रकार साहब, जो 5 साल में जनता को मिला है कि अपने राय से आप किसी को वोट दीजिए। उसमें भी पहले लूटपाट होता था, लेकिन अब बहुत कम होता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहते हैं कि जो वो गड़बड़ कर रहे हैं उसको इमीडिएटली वापस ले लें, नहीं तो बहुत यहाँ लड़ाई झगड़ा होगा। अब राजीव जी, बहुत सारे आम लोगों की बातें हम लोगों ने सुनवाई। अब आप भी ये बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है बाबू? मेरा नाम है ब्रह्मदेव पटेल। ब्रह्मदेव पटेल साहब है, जेपी सेनानी है, जेपी के आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया है और सेनानी रहे हैं। और बहुत सारे और लोग वो किस तरीके से अपना ये दर्द बता रहे हैं, और उनको जो डर है कि उनका मताधिकार छीन लिया जाएगा, नागरिकता छीन लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने जिस भी वजह से अपने इस फरमान को लागू किया है, उसको भी कम से कम इतनी जमीनी पड़ताल कर लेनी चाहिए कि कौन सा तबका इससे प्रभावित हो रहा है, और अगर वो तबका प्रभावित हो गया तो वो कितना बड़ा एक अपराध करने जा रहा है, उसको इस बात का भान होना चाहिए। और बहुत ये इसमें जो पिस रहे हैं, ज्यादातर वही पिस रहे हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है। बहुत बड़ी समस्या में वो लोग आ जाएंगे, और वही लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं जो आज दिखाई पड़ रहा है, तो फिर ये आंदोलन भी चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। इससे निपटना इतना आसान नहीं है, और किसी तरीके से वो निपट ले, लेकिन ये असहयोग आंदोलन, जिस तरीके का शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो संविधान ने उनको अधिकार दिया हुआ है, इससे चुनाव आयोग क्या निपटेगा? और ये विरोध वो कह रहे हैं कि हम लगातार जारी रखेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं मुकुंद जी? आज के रैली में हम लोगों ने जिस तरीके से देखा, जो पूरा विपक्ष एक मंच पर था, एक गाड़ी पर था, और चुनाव आयोग के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ एक जोर से एक आवाज़ बुलंद कर रहा था। इन सभी चीज़ों को देख करके इसमें थोड़ा सा समझने वाली बातें यह है, जो तेजस्वी यादव हों या कांग्रेस के जो राहुल गांधी आए वो हुए, माले के लोग थे, दीपांकर भट्टाचार्य थे, इन लोगों का वोटर कौन है? इन लोगों का कोर वोटर वही है जो चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट सत्यापन में नहीं शामिल हो सकता है। अपने वोटर के लिए ही ये लोग आवाज़ उठाने को आए। दूसरा एक मामला हम लोगों ने यह भी देखा, जो गरीब दलित लोग बाहर रहते हैं उनसे कागजात मंगवाए जा रहे हैं, उनके ऊपर 450 से 500 रुपए का जेब खर्च हो रहा है इस पूरे प्रक्रिया को करने के लिए। ये और एक दो आदमी की बात नहीं है, पूरे मास लेवल की बात है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ें इसमें देखी जा रही है, जो देखते देखते 10 से 12 दिन बीत गए हैं। अब बचे हुए जो दिन है, इसमें चुनाव आयोग क्या करता है? अगर इस चीज़ों में अगर सुधार नहीं किया, या अपने आदेश में कुछ ऐड अगर वो नहीं करते हैं, तो बहुत सारा तबका जो है सो वोट देने से वंचित रह जाएगा, और वोट देने से वंचित रहेगा तो सरकार बनने में खतरा है। इसलिए जो है सो विपक्ष के लोग भी आकर के आवाज़ उठा रहे हैं, जो चुनाव आयोग। इसलिए विपक्ष के लोग और आम जनता जब अपनी आवाज उठा रही है, तो उसमें विपक्ष के लोगों को आना ही है, और विपक्ष उसमें बहुत ही संतुलित तरीके से और समन्वय के साथ एक साथ मिलकर उनकी आवाज को उठा रहा है, और वो दिखाई पड़ रहा है। और जो कहा जा रहा है कि ये शुरुआत है अभी, तो निश्चित तौर पर आज के जो तेवर लोगों के का दिखाई पड़ रहा है, वो ये बता रहा है कि इससे वो पीछे हटने वाले नहीं है। अभी तो लोग इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। लेकिन जमीन पर उतरकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं। राजीव जी, आज की जो बातचीत से, यहाँ आए लोगों से जो बातचीत से हमको लगा है, उससे यही बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। जी समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बने रहे लगातार, और ग्राउंड जीरो से आप ये कि आज जो कुछ भी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे पटना में, और उसमें एक जोश दिखाई दे रहा था विपक्ष के नेताओं के अंदर, और जो बातें आ रही हैं निकल के, ये साफ कि अब यहाँ से ये जो लड़ाई है वो आगे बढ़ने वाली है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता है मामला तब, और नहीं जाता है तब, क्या स्थितियाँ देखते हैं आप बिहार की?
देखिए राजीव जी, एक तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ जाएगा, सत्ता पक्ष क्या मतलब चुनाव आयोग के खिलाफ जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग को अधिकार प्राप्त नहीं है। आज ही चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 326 जो है संविधान का, उसको पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर और लिखा है कि भाई हर मतदाता का अधिकार है उसमें शामिल होना। तो आप उसका अधिकार तो ये आप छीन रहे हैं, जो अधिकार है उसको मतदाता का। तो आप बताना क्या चाहते हैं? तो आपको अधिकार ही नहीं है कि आप किसी को मतदाता को शामिल होने से रोकें और किसी का मताधिकार छीन सकें। आपको मताधिकार छीनने का अधिकार नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप मतदाता को उसमें शामिल करें। तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और वो दूसरा मताधिकार जो उसका मतदाता का अधिकार है उसको आप छीन रहे हैं। तो आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा राजीव जी ये कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से दावा किया कि सामने 50% फॉर्म इकट्ठा कर लिए, फॉर्म इकट्ठा कर ली, सवाल इस पर है ही नहीं, मुकदमा इस पर है ही नहीं कि फॉर्म आपने इकट्ठा कर लिए कि नहीं कर लिए। मुकदमा तो इस पर है कि आपको ये फॉर्म जारी करने का अधिकार है कि नहीं है, और वो अधिकार आपको नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि साहब प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो प्रक्रिया शुरू होने का भी नहीं होता, चूंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अभी आपको चुनाव की तैयारियां करवानी चाहिए। अभी आपको चुनाव की तैयारी शुरू करनी चाहिए। और जब जस्टिस धूलिया सुन रहे थे इन याचिकाओं को, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये यहाँ लागू नहीं हो सकता कि सब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है। इसलिए इस मसले को सुना जाएगा और 10 जुलाई इसकी निर्धारित की जाती है। तो यानी एक चीज़ स्पष्ट हो गई, जस्टिस धूलिया ने जो स्पष्ट कर दिया कि ये मामला उसमें नहीं आता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए मत सुनिए। इसलिए मत सुनिए। जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा था चुनाव से मिलने के बाद, आपको याद होगा अपने प्रेस मीट में, कि चूंकि एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो सुनता नहीं है सुप्रीम कोर्ट कि अब प्रक्रिया शुरू हो गई। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि ये प्रक्रिया शुरू होने का मामला है ही नहीं। और ये मान लीजिए कि अगर कोई प्रक्रिया चुनाव आयोग ने शुरू कर भी दी और चुनाव आयोग को उसका अधिकार प्राप्त नहीं है, अगर चुनाव आयोग ये कह दे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और हमने प्रक्रिया शुरू कर दी कि इसको पाकिस्तान को सौंप देंगे, तो आपने प्रक्रिया शुरू कर दी तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, ऐसा थोड़ी है भाई। आपको जो अधिकार ही नहीं है तो आप उसकी प्रक्रिया शुरू ही कैसे कर सकते हैं? तो ये बहुत सारे मसले, तो इस पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा, आज जो बिहार से संकेत मिले राजीव जी, वो महत्वपूर्ण ये है कि संकेत जो साफ तौर पर मिल रहे हैं कि जनता चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर है, और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम चुनाव आयोग की ये मनमानियाँ लागू नहीं होने देंगे। ये चुनाव आयोग नहीं, इसको बीजेपी करवा रही है, ये आम जनता कहती हुई सुनी गई। हम लोगों ने लाइव भी सुनवाया नागरिकों से बात करके, और सबसे आखिर में वो जो बुजुर्ग थे, जो जेपी सेनानी भी थे, यानी लोकतंत्र सेनानी थे, जो जेपी के आंदोलन में भी थे, उन्होंने साफ तौर पर जिसने कहा कि ये नरेंद्र मोदी के कहने पर जो ये सब किया जा रहा है। तो यानी ये संदेश राजीव जी एकदम साफ जमीन पर पहुंच चुका है कि ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का आदेश है, चुनाव आयोग इसमें कुछ है ही नहीं। जी, तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में अब सुप्रीम कोर्ट के दलीलों को और वहाँ उनके सवालों को, विपक्ष की दलीलों को और सुप्रीम कोर्ट के सवालों को यहाँ चुनाव आयोग किस ढंग से झेलता है, वो कल हम देखेंगे। लगातार कल भी हम लाइव पहुंचाएंगे आप तक कवरेज। और दूसरी तरफ इधर बिहार में जो कुछ हो रहा है, ग्राउंड जीरो से हमारे साथी समीरात्मज मिश्र और पूरी टीम वहां बनी हुई है, और उनके जरिए भी हम बहुत कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। थोड़ी देर बाद जैसे ही बिहार से कुछ और खबरें आएंगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे, और शाम को न्यूज पॉइंट देखना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी आपका, हमारे साथ जुड़े समीर जी का भी शुक्रिया, और आप तमाम साथियों आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।